अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं असद वकास ख़ान। एडीएन न्यूज़ पे फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसे कि हम एजुकेशनल प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहते हैं, आज भी एक बड़ी अदबी और इल्मी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज हमारा टॉपिक ना तो मैथ है ना अंग्रेज़ी है। आज उस ज़बान की बात होने लगी है जिसे कायद-ए-आज़म ने हमारी सरकारी ज़बान का भी लक़ब दिया था, जिसे उर्दू कहा जाता है। तो वो से दो हमारे जो तलबा कराम एज़ अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे तालिब इल्म है इस ज़बान को सीखने से कासिर हैं। इवन हमारे जो अच्छे हाई फाई स्कूल हैं उनके बच्चों को उर्दू लिखनी भी नहीं आती है। तो इस तरह से उर्दू से रिलेटेड आज मसाइल पे बात होगी और सर की कीमती राय लेंगे कि क्यों ऐसा है कि हमारे जो तालिब इल्म हैं वो उर्दू सीखना नहीं चाहते, शोबा उर्दू इतना कमज़ोर क्यों माना जाता है। और उर्दू के जो साजा हैं उनकी सैलरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि उनको क्यों इतना वो ग्रेड अप नहीं दिया जाता। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बेलौस शख्सियत और किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सर यासर ज़ीशान साहब मुगल साहब को हम सर खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में सर। तो सर शोबा उर्दू गवर्नमेंट जनाह इस्लामिया कॉलेज सियालकोट से वाबस्ता हैं और कोऑर्डिनेटर हैं बीएस उर्दू प्रोग्राम के वहाँ पे। और सर की जो एजुकेशन है पीएचडी सर ने की है शोबा उर्दू में। तो सर वेलकम टू द आवर स्टूडियो सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपने बात की थी काज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ उसी से करूँगा। काज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में पाकिस्तान के अवाम से ख़िताब करते हुए जो फरमाया था, उनके अल्फाज ये थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी और सिर्फ़ उर्दू, और जो कोई आपको इससे दूर करना चाहता है वो पाकिस्तान का और आपका दुश्मन है। ये काज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज हैं। तो सर ये क्या सोचते हैं कि आज हम उससे दूर हैं? जी बहुत ज़्यादा दूर हैं। सवाल ये पैदा होता है, बुनियादी सवाल यह है कि काज़म मोहम्मद जिन्ना ने ऐसा क्यों फरमाया था जी बिल्कुल सर। कि आखिर काज़म ने उर्दू से दूर करने वाले शख्स को पाकिस्तान का दुश्मन क्यों करार दिया। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। उर्दू ज़ुबान का रिश्ता हमारे साथ सिर्फ लिसानी या ज़ुबान का रिश्ता नहीं है, बल्कि उर्दू ज़ुबान से हमारा रिश्ता तहज़ीब का रिश्ता है। जो समझने की बात है वो ये है कि ज़ुबान लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, लेकिन इन लफ्ज़ों के पीछे तहज़ीब होती है। ज़ुबान तहज़ीब को जन्म देती है या तहज़ीब के अंदर से नमू पाती है। हर तहज़ीब अपनी ज़ुबान को जन्म देती है। उर्दू ज़ुबान का तल्लक इस्लामी तहज़ीब से है। जब यहाँ पर मुसलमान आए बर सग़ीर में, तो उनके आने से ये मुसलमान एक वो तवील मरहले से गुज़रते हुए आए थे। हमने देखा कि जो ईरान से, अफ़गानिस्तान से, उससे पीछे तुर्क से, वो सारे इलाकों से होते हुए जब मुसलमान यहाँ पहुँचे, जी सर। तो वो सारे इलाकों का जो एक ख़मीर है वो उठता हुआ वो यहाँ पर आ गया। दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि बुज़ुर्गान दीन इस ज़ुबान को लेकर आए थे। मुसलमान ताजर तो एक इलाके तक थे, जब बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर आए, मुल्तान में आ गए, लाहौर में आ गए बुज़ुर्गान दीन, तो उन बुज़ुर्गों ने यहाँ आकर दीन इस्लाम की तबलीग की, और यूँ उनके तबलीगी अमल के नतीजे में यहाँ की मकामी बोलियों के इश्तराक से एक नई ज़ुबान आई जिसमें मजहबी अंसर ज़्यादा शामिल था। मैंने शुरू में एक बात की है कि ज़ुबान जो है वो तहज़ीब से जन्म लेती जी है। सर। आज मैं यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखूँगा। आप ये देखिए, हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं। कुरान मजीद का आगाज़ होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे तो ये सारे लफ्ज़ आपको उर्दू में मिलेंगे। हमद आज उर्दू में मुस्तमल है। उर्दू की अमूमन दरसी किताबों की पहली नज़्म हमद होती है। रब उर्दू में मौजूद है। आलमीन, आलम उर्दू में मौजूद है, उर्दू शायरी में मुस्तमल लफ्ज़ है। रहमान रहीम उर्दू में, मालिक उर्दू में, यौम, ये तो बच्चे दरख्वास्तों में लिखते हैं मुझे 2 यौम की रुख्सत दरकार है, मालिक यौमिद्दीन, यौम। तो ये हमारा ज़ुबान का जो पहला रिश्ता बना जिससे ज़ुबान ने अपनी जड़ पकड़ी वो दीन इस्लाम था। दीन इस्लाम। उससे हमारा पहला रिश्ता बना। सर सईद अहमद खान ने भी इसी चीज़ पर तवज्जो दिलाई थी, जिन्हें नज़रिया पाकिस्तान का या दो कौमी नज़रिए का पहला बानी समझा जाता है। जब 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि हम उर्दू की जगह हिंदी पढ़ाएंगे, तो सर सैयद ने कहा था कि मुझे यकीन हो गया कि हम 2 अलग कौमें हैं, अब हम बिल्कुल इकट्ठे ठीक। नहीं रह सकते।
तो कायज़म ने कहा कि जो हमें उर्दू से दूर करने की कोशिश करता है, असल में वो हमें हमारी इस्लामी तहज़ीब से दूर करने की कोशिश करता है। आप देखें, इस्लामी तहज़ीब आने से ज़ुबान में तब्दीलियाँ आ गई। जैसे बहुत सारे मुहावरे, हमने कहा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज तो इस्लामी तहज़ीब से आया जी। इसके पस मंज़र तो इस्लामी तहज़ीब थी। फिर हम कोई आदमी बहुत देर बाद मिले तो हम उसको कहते हैं यार तुम तो ईद का चांद हो गए। जी जी। तो ईद का चांद होना तो इस्लामी तहज़ीब में ईद चांद देखकर की जाती है। साल में 2 ईदें होती हैं, चांद बड़ी देर बाद आता है, तो आदमी बहुत देर बाद मिले तो हम उसको कहते हैं तुम ईद के चांद हो। तो ये ज़ुबान के जो पीछे तहज़ीब है वो इस्लामी तहज़ीब है। तो जब हम उर्दू ज़ुबान की बात करेंगे तो उर्दू ज़ुबान का बहुत गहरा रिश्ता दो कौमी नज़रिए से जुड़ा हुआ है, और अगर कोई शख्स हमें इससे दूर करता है या इसको कौमी सतह पर इसका मुतबादल लेके आता है, तो असल में वो हमें उस हमारे बुनियादी नज़रिए से जो है वो दूर करता है। हम कुछ अर्सा हिंदुओं के साथ भी रहे ना, एक पाकिस्तान बनने से पहले, उसके असरात भी हमारी ज़ुबान में हैं। आज हम मुहावरा बोलते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो ये राम राम तो हिंदू तहज़ीब से आया ना, तो ज़ुबान के पीछे हमेशा जो है वो तहज़ीब होती है। अच्छा सर, ज़ुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज कह दिया गया, सरकारी लैंग्वेज, आपने बड़ा ब्रीफ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे वालिदैन को किया। अब मौजूदा दौर की तरफ सर आ जाते हैं, हम अपने स्कूल लेवल से शुरू करके यूनिवर्सिटी तक जाएंगे। हाँ जी। कि हमने देखा है, मैं एज ए टीचर मैं बहुत से बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चों को अब और अलिफ बे भी लिखना नहीं आ रहा होता है। उन्हें आप लिख देना मंजिल लिख दें, वो नहीं लिख पा रहे होते। हत्ता कि हमारी नर्सरी प्रेप से ही इमला वगैरह वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सर इसके बारे में आप माशाल्लाह डॉक्टरेट है इस सब्जेक्ट में, क्या बेसिक बुनियादी कमज़ोरियाँ हमारे टीचर्स के एंड से रह जाती हैं कि हमारे बच्चे इतने उर्दू में वीक ऊपर आ रहे हैं, इस ज़बान को सीखना नहीं चाहते, पढ़ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ये क्या वजह होती है सर? इसमें 2-3 बड़ी बातें शामिल हैं। जी सर। जो तदरीस उर्दू के मसाइल हैं, इनका ज़्यादा जो है वो शिकार या इनका ज़्यादा मकाम जो है वो असल में अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल है। जी। ज़ुबान जो है वो कुदरत ने ज़ुबान के सीखने का एक अमल बनाया है। जहाँ भी वो अमल कमज़ोर होगा वो ज़ुबान कमज़ोर हो जाएगी। राइट सर। आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो 1.5 साल की उम्र में, 1 से 1.5 साल की उम्र के दरमियान बोलना शुरू करता है। 1 से पहले कोई भी बच्चा जो है वो नहीं बोलता। अपनी तबा के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक वो 1 से 1.5 साल की उम्र में छोटे छोटे लफ्ज़ सीखता है, बाबा, पानी, जी, मामा, और 1.5 से 3 साल के दरमियान वो लफ्ज़ों से जुमला सीखता है। मैंने पानी पीना है, मेरे बाबा, मैंने घर, इस छोटे छोटे लफ्ज़, जुमले बोलते। 3 साल तक कोई भी बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन 3 साल तक वो बच्चा सुनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुबान के सीखने का पहला मरहला सुनना है। जो बच्चा जो ज़ुबान सुनता है वो बच्चा वो ज़ुबान बोलता है। मैंने, आपने, हम सब ने, आप देखिए, हमने पंजाबी ज़ुबान का कोई कोर्स नहीं किया, हमने पंजाबी कहीं से पढ़ी नहीं है, हमने सीखी नहीं है, हमने किताबें भी नहीं पढ़ी, हमने सुनी है तो हम बोलते हैं। आप एक पठान है, उसका बच्चा पश्तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने उस ज़ुबान सीखने के पहले मरहले में, जिसे हम सुनावट कहेंगे, उस पहले मरहले में 3 साल तक उसने पश्तो सुनी। सही है। अब ज़ुबान का पहला मरहला सुनावट हुआ, यानी सुनना। ठीक है। जो बच्चा जो ज़ुबान सुनेगा वो ज़ुबान बोलेगा। इसकी मिसाल आप बड़े लोगों में भी ले सकते हैं। हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे माशरे में जानने वाले रिश्तेदार बहुत से अरब ममालिक में जाते हैं, वो कोई अरबी ज़ुबान का कोर्स थोड़ी करते हैं वहाँ जाकर, अरबी ज़ुबान की कोई किताबें थोड़ी, माहौल में अरबी बोली जा रही है, वो सुन रहे हैं और सुनने के अमल से वो सीखते हैं। ठीक है जी। आप देखें, हमारे यहाँ से लोग इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन मालिक में, क्या वो सारी ज़ुबानें सीख रहे हैं? माहौल में जो बोली जा रही है। अब अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में चूँकि उर्दू की सुनावट कमज़ोर हो जाती है, उर्दू के सुनने का अमल कमज़ोर हो जाता है, वहाँ इस्लामियात, मुतालिया भी अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब तो इनका पहले अंग्रेज़ी में है। तो सिवाय उर्दू के हर मज़मून, असातिज़ा भी अंग्रेज़ी में दर्स देते हैं, बच्चे सवाल जवाब की नशिस्तें भी अंग्रेज़ी में रखते हैं। नतीजे में उर्दू की सुनावट का अमल कमज़ोर पड़ जाता है।
बिल्कुल ठीक है। जब सुनावट का अमल कमज़ोर पड़ेगा तो बच्चे के बोलने का अमल कमज़ोर पड़ेगा। कमज़ोर पड़ जाएगा। हाँ, लिखना और पढ़ना ये उससे अगले मरहले हैं, उसमें भी पढ़ना पहले आएगा, लिखना उसके बाद आएगा। पढ़ना जो है वो बहुत सारे लोग ज़ुबानों को पढ़ लेते हैं। इसकी मिसाल दूंगा, हमारे बुज़ुर्गों में आप देखिए, मेरे आपके नाना नानी दादा दादी बड़े बुज़ुर्ग जो पढ़े लिखे किसी स्कूल कॉलेज से तदरीसी या रवायती तालीम उन्होंने नहीं हासिल की, वो कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अरबी लिख नहीं सकते। पढ़ना एक और मश्क है, लिखना एक और। लिखने के लिए आपको ज़ुबान के कवायद ज़वाबत और ग्रामर दरकार होती है, राइट। ठीक है जी। तो उसका बड़ा फ़र्क होता है। तो जो जिन स्कूलों में ये मसाइल हैं वो जमात अव्वल से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक, जामियात की सतह तक जो मसाइल हैं, असल में वहाँ बच्चों का एक तो सुनावट का अमल कमज़ोर है, सुनावट के बाद लिखावट का अमल खुद बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब आप एक बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 मज़मून पढ़ा रहे हैं और 9 मज़मून जो हैं वो उनका तदरीसी ज़रिया अंग्रेज़ी है और एक का उर्दू है, नतीजे में उर्दू की लिखावट और सुनावट दोनों कमज़ोर हो जाएंगी और बच्चा उस ज़ुबान पर महारत हासिल नहीं कर पाएगा। इसी अमल को आप थोड़ा सा उल्ट कर लीजिए, इसी अमल को थोड़ा सा उल्ट कर लीजिए, तो जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं वहाँ पर ज़्यादा मज़ामीन की तदरीस उर्दू में होती है, वहाँ पर बच्चे को यही मसला अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ है, क्योंकि उसकी अंग्रेज़ी की सुनावट और लिखावट दोनों कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। एक तरफ वो बच्चे उर्दू का शिकार होंगे, दूसरी तरफ ये ज़ुबान को सीखने के लिए हमें बुनियादी तौर पर जो किरदार अदा करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें उसकी सुनावट के अमल को तेज़ करना पड़ेगा। जब बच्चा सुनेगा फिर उसके पढ़ने का अमल, मतन ख्वानी। जी। इस वक्त पढ़ाई का अमल इतना कमज़ोर हो चुका है पूरे माशरे की सतह पर, और बिलखुसूस वो लोग जो पढ़ाई के अमल से जुड़े हुए हैं उनका तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप बच्चे को देखिए, वो दरसी कुतब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ता जी, टाइम ही नहीं है उसके पास, टाइम नहीं है उसके पास, वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ऑनलाइन। घरों में भी दरसी कुतब के अलावा कुतब पढ़ने का रिवाज नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि जब आप सिर्फ दरसी कुतब पढ़ेंगे तो आप उतना ही ज़हीरा अल्फाज सीखेंगे जितना उन किताबों में मखसूस मकासद के लिए है। जी बिल्कुल। मतलब बायोलॉजी की किताब के अंदर सिर्फ हयातियात से मुतल्लिका इस्तिलाहात हैं, रियाजी में सिर्फ रियाजी की बात हो रही है, आप पूरी ज़ुबान नहीं सीख रहे, तो नतीजे में सीखने का और पढ़ने का अमल मज़ीद कमज़ोर होता है और बच्चा जो है वो उस ज़ुबान को नहीं सीख पाता। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। बिल्कुल सर, एक बुनियादी वजह आपने बड़े अच्छा बताया कि जो लिस्टिंग है, सुनावट जो है, उसका बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे उसको लैंग्वेज को प्रॉपर सुनते नहीं, उनके इर्द गिर्द का माहौल प्रॉपर होता नहीं, इस वजह से वो कर नहीं पाते। सर एक मैंने ना वो छोटा सा बात शेयर करूँ, मैं एक जगह गया, वहाँ पे उर्दू के कुछ असातिज़ा बैठे हुए थे। जी। मैंने उनको पंजाबी इतनी अच्छी बोलते हुए देखा, शायद वो उर्दू इतनी अच्छी नहीं बोल पाते थे। तो सर बच्चों के उर्दू ना सीखने में आप असातिज़ा का क्या रोल देखते हैं कि असातिज़ा उसमें क्या रोल प्ले नहीं कर पा रहे? हाँ, उसमें जो स्कूल हैं, स्कूलों में असातिज़ा और बच्चा जो है उनके दरमियान दो जो है वो मैं समझता हूँ कि दो तरीका तदरीस जो है वो उनको अपनाया जाना चाहिए। नंबर एक तो ये कोशिश की जाए कि अंग्रेज़ी और उर्दू के सुनावट के अमल को यकसां जो है वो मौक़े दिए जाएँ, या जिसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बैलेंस किया जाए। ठीक है। जितने मौक़े उसको अंग्रेज़ी सुनावट के हैं उतने मौक़े ही उसको जो है वो उर्दू सुनावट के मिलने चाहिए। दूसरा स्कूलों के अंदर जो बहुत सारी हम नसामी सरगर्मियाँ हैं, जिसमें तकरीर करना, जिसमें मजमून नवीसी, जिसमें कहानी लिखना, जिसमें शायरी करना, वो जो है वो मौजूद नहीं है। तलखीस निगारी वगैरह भी आते हैं। बिल्कुल। और कुतुब खाने जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, उसका एक रोज़ाना की बुनियाद पर एक पीरियड जो है या उसका एक वक्फा होना चाहिए कि बच्चे वहाँ जाएँ और उतना दौरानिया जो है वहाँ गुजारें, वो किताब पढ़ें। और असातिज़ा को चाहिए कि उन किताबों से बच्चों को कहें कि भाई जो आपने पढ़ा है अगले दिन जमात में या हफ्ता की बुनियाद पर कोई निशिस्त जो है वो होनी चाहिए जहाँ बच्चा जो है वो उसको पढ़े और बोले और सुनाए। जब वो बोलेगा तो बाकी सब की सुनावट होगी। अब वो सिर्फ दरसी निसाब में फंसा हुआ है, दर्स की ज़रूरियात के अंदर फंसा हुआ है, और उस्ताद भी ये समझ रहा है कि ये जो किताब है, ये जो मेरे सामने रखी गई है, इसके इतने अबवाब मुकम्मल करवाना, इसके सवालात को हल करवाना तालीम है, तो वो उतना काम करवा के वो भी फ़ारग, बच्चा भी फ़ारग, उसके अंदर वो ज़ौक़ बेदार नहीं होता। इसका मतलब है कि आपके मुताबिक सर कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है
जो तुलबा और साथीज़ा में यकसा नज़र आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है, अब सर बिल्कुल बात ऐसे ही करते हैं प्रोफेशनली थोड़ा सा, है। जी जी कि ज़रूर। अगर हमने कोई उर्दू का टीचर रखना हो तो हम उसकी क्वालिटी बैकग्राउंड इतना नहीं देखते हैं। स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, चेंज सिस्टम की। वो कहते हैं साइंस वाले उर्दू पढ़ा ले, मैथ वाला ही उर्दू पढ़ा सकता है, इस्लामियात वाला ही उर्दू पढ़ा सकता है, पीएचडी फिजिक्स है तो उसे कहते तुम उर्दू नहीं पढ़ाते, तुम पीएचडी कर लिए। तो सर इस तरह के जो इकदाम है हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके वाले से आप क्या उनको गाइड करना चाहिए? क्या उर्दू स्पेशलिस्ट टीचर होना चाहिए कि इनसे भी काम चल जाता है दोस्तों से? अच्छा, इसमें जो कॉलेजेस का तरीका तदरीस है उसे अब बहुत सारे स्कूल अपना रहे हैं। आप देखेंगे कॉलेज में एक मजमून का, एक फिजिक्स का उस्ताद फिजिक्स पढ़ाएगा, फिजिक्स अंग्रेजी का पढ़ेगा। अंग्रेजी पढ़ाएगा। जी जी। कॉलेज से कैडर में कभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अब स्कूल भी इस निज़ाम को अपना रहे हैं कि जिस आदमी को जिस मजमून की उसने तलीम हासिल की है, जिसमें वो माहिर है, वो ही अपनी महारत उसको मुंतकिल करे। एक सादा सा सवाल है कि एक आदमी ने उर्दू पढ़ी ही नहीं, उसने फिजिक्स पढ़ी है, वो उर्दू कैसे पढ़ा सकता है? अगर किसी ने उर्दू पढ़ी है तो वो इस्लामियात कैसे पढ़ा सकता है? उसने तो नहीं पढ़ी। एक आदमी के पास अगर कुछ है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? ये एक आसान सी बात है। तो जब स्कूल असातिज़ा जो हैं वो उनको मुतय्यन किया जाता है, उनको फ़राइज़ उनके तफवीज़ किए जाते हैं, तो उसमें इस बात को लाजमी तौर पर शामिल किया जाना चाहिए कि जिस उस्ताद ने अपनी तमाम तलीमी जो उसने ज़माना गुजारा है, उस तमाम तलीमी मरहले के अंदर उसने जो सीखा था वही बच्चों को पढ़ाए। अगर उसने उर्दू नहीं सीखी वो कैसे उर्दू पढ़ा सकता है? वो उर्दू की तमाम असनाफ से वाकिफ़ नहीं है, वो उर्दू की ग्रामर से वाकिफ़ नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकता है, और ये कोई भी आदमी कर सकता है कि वो किताब के मतन को पढ़ाएगा, वो उस टेक्स्ट को पढ़ा सकता है, वो उर्दू को नहीं पढ़ा सकता। नतीजे में बच्चे को भी मतन ही आता है, उर्दू नहीं आती। उस किताब का मतन उसको आता है, उसके मुश्किल सवालात वो कर लेता है, किताब उसको सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें कर लेते हैं। वो रट्टा सिस्टम जो हमारे मुल्क में आम है उसको करवा दिया जाता है, वो कर लेता है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा सर, एक और बड़ी ज़रूरी बात और जाते जाते से बात होगी कि हम उर्दू को कैसे कॉमन ज़बान अपने माशरे में कर सकते हैं कि लोग को मैथ की तरफ छोड़ के इंग्लिश साइंस इस्लामियात को छोड़ के आ जाए और उर्दू की तरफ आ जाए। तो मैंने सर एक जगह पे पढ़ा भी था कि कुछ कंट्री जब वर्ल्ड वॉर हुई तो जर्मन ने शायद अपने मुल्क में कहा कि आपने सिर्फ अपनी लैंग्वेज सीखनी है अगर आपने प्रोग्रेस करनी है। तो वाई नॉट सर, हम लोग क्यों नहीं इस तरफ आ रहे अपनी प्रोग्रेस के लिए? हम अंग्रेज़ी को ही ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ के। इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? इसमें दो तीन अवामिल शामिल हैं, दो तीन अवामिल शामिल हैं। किसी एक को हम मुकम्मल जो है वो मूरद इल्ज़ाम या किसी एक अवामिल को मुकम्मल तौर पर किसी एक अमल को बड़ा अमल नहीं कह सकते। एक तो चूँकि हमारा बड़ा बुनियादी रिश्ता है अंग्रेज़ी के साथ गुलामी का, बहुत बड़ा रिश्ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी वो लोग ज़िंदा हैं जिन्होंने वो गुलामाना दौर गुजारा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान बने 72-73 साल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग जो बहुत बड़ी तादाद में ज़िंदा हैं, वो गुलामी के दौर की निशानियां भी हमारे पास मौजूद हैं। जी जी। 2047 के बाद भी, 1947 में पाकिस्तान बना था, 2047 में 100 साल होंगे, उसके बाद भी ऐसी निशानियां मौजूद रहेंगी। तो वो जो गुलामी का हमारा रिश्ता है, उस वजह से हमारे लाशऊर में ये बात शामिल है कि आकाओं की चीज़ों से मोहब्बत की जाती है, ये हमारे लाशऊर में शामिल है। बाद के ज़माने में इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इसको पेश किया गया है और इसको चलाया गया है कि अंग्रेज़ी जो है वो राबते की ज़ुबान है, बैनुल अक़वामी ज़ुबान है, और इसकी बहुत बड़ी इसकी जो है वो कदर व कीमत है, लिहाजा हमें ये सीखनी चाहिए। अगर आप बड़ी ज़ुबानों को देखेंगे तो दुनिया की 7 अरब आबादी में से 1.5 अरब के करीब तो चाइना के लोग हैं। जी जी। तो फिर तो हमें वो सीख लेनी चाहिए, वो तो तादाद में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और ज़ुबानों को ज़िंदा रखने के लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी सर। ठीक है। आप देखें कि एक तो बात उसमें ये है कि इस वक्त जो चाइना है, जी सर, मैं उनकी एक मिसाल दूंगा। आप एक मामूली सी चीज़ भी ख़रीदें, एक मामूली सी चीज़ भी आप ख़रीदें ना, उसके डब्बे के ऊपर, उस शय के ऊपर कुछ ना कुछ चाइनीज़ में लिखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही है जी, वो पूरी दुनिया में जाता है जी, प्रिंटेड इन चाइना। जी, ऐसे ही है ना, वो चाइनीज़ ज़ुबान में लिखा हुआ है। जी जी। अब हमें वो ज़ुबान नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें, आप एक मोबाइल खरीदें, कोई 5-10 सफ़े की एक कापी होगी। जी जी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ खरीद लें, बिजली के आलात खरीद लें, कोई 5-10 सफ़े की एक कापी होगी जिसके ऊपर चाइनीज़ में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। अब वो देखें, वो कापी के ऊपर कागज़ छपा है,
वो कागज़ के ऊपर प्रिंटिंग स्याही लगी है, मशीनें हैं, बिजली है, लाखों करोड़ों इंसानों को तनख्वाहें दी गई हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ किसी काम की नहीं। वो कहते हैं भाई आपको नहीं आती, ये आपका मसला, अपनी जुबान को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपनी जुबान को जिंदा रखा हुआ है। जी जी। पूरी दुनिया को चाइनीज नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसी। और ना उनको आती है और ना उनको आनी है। लेकिन वो देखें, वो लोग स्याही इस्तेमाल करते हैं, मशीनें इस्तेमाल होती हैं, बिजली है, कागज बनता है, उन फैक्ट्रियों में लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया खर्च होता है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर वो लोग उसको देखते भी नहीं है, मोबाइल को चीज को निकालेंगे और एक तरफ रख देंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन वो लोग इस काम से बाज नहीं आते। वो कहते हैं कि जनाब ये हमारा काम है अपनी जुबान को जिंदा रखना। तो हमारे कौमी सतह पर ऐसे इकदाम मौजूद नहीं हैं जो उर्दू जुबान को जिंदा रखने के लिए किए जाएं। सर ऐसे बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत है। सर क्या सजेशन देते हैं हमारे हुकूमती अदारों को, स्कूल टीचर्स को और या पेरेंट्स को कि बच्चे उनके उर्दू में दी बेस्ट हो सकें, बेहतरीन हो सकें और हमारे माशरे में हमारी ज़बान आम हो जाए, लोग हेजिटेशन ना फील करें, लोग हिचकिचाहट ना फील करें कि भाई मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मेरी इज़्ज़त कम हो रही है, बल्कि लोग फ़ख्र महसूस करें बाहर के मुल्क में भी जाके कि हम उर्दू बोलते हैं, वी आर द उर्दू स्पीकर्स। नहीं, ये तो 150 साल बाद मुमकिन है, अभी तो नहीं मुमकिन। अभी गुलामी की बहुत सारी निशानियां जिंदा हैं और उन्होंने ये गुलामों ना तर्ज फिक्र जो है ना ये आगे मुंतकिल करनी है। अभी बहुत सारे जिंदा हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखें ना, CSS का इम्तिहान उर्दू में लें, फिर देखें गरीब आदमी का बच्चा ऊपर आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आएगा सर। उसका इम्तिहान अंग्रेजी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये अभी वो गुलामाना तर्ज फिक्र जो है वो चूंकि जिंदा है। तो ये सर कैसे निकलेगी इस गुलामाना तर्ज से? ये सर जब ये मर जाएंगे सारे 150 साल बाद तब ये निकलेगी। जब वो मर जाने का लफ्ज़ शायद मैं सख्त इस्तेमाल कर गया हूँ, जब वो पिछली नस्ल चली जाएगी और नई नस्ल जो है, जो तलीम याफ्ता नस्ल है, वो आगे आएगी, जिसका रिश्ता उस माजी से नहीं जुड़ा होगा और जो नई ज़रूरियात का और कौमी ज़रूरियात का इदराक करेगी। अभी चूँकि वो लोग ज़िंदा हैं जिनका रिश्ता माजी से जुड़ा हुआ है और उसके असरात जो हैं वो माशरे के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो उसी सूरत में हुकूमत को भी चाहिए इस पर इक़दामात करे। उर्दू जो है वो उसके लिए हर सूबे में, हर ज़िले में, हर डिवीज़न में ऐसे इदारे मौजूद हों जो फ़रोग़ उर्दू का काम करें। इस वक्त पाकिस्तान में गिनती के चंद इदारे हैं और उनको भी हुकूमतें जो हैं वो कोई फ़ंड फ्राहम नहीं करती हैं। कोई भी, ये नहीं कि मौजूदा हुकूमत या उससे पिछली, कभी भी किसी भी हुकूमत की तरजीह कौमी ज़ुबान नहीं रही। इस पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुकी है जी। सुप्रीम कोर्ट इस पर हुक्म जारी कर चुकी है कि आइन के तहत, 73 के आइन के तहत इतना अरसा आपको दिया गया था कि इतने अरसे में आप पूरा करेंगे उर्दू। अभी तक उर्दू ने आपने पूरा जो है वो नहीं किया उसको। और नतीजे में अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था 2015-16 में कि आप लोग, हुकूमत को ये हदायत की गई थी कि उर्दू ज़ुबान को कौमी तौर पर अपनाया जाए और फ़ैसले जो हैं वो अदालतों के फ़ैसले उर्दू में हों, सरकारी अहकामात उर्दू में हों, सरकारी फार्म जो हैं वो उर्दू में हों। तो ऐसा भी कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी खवातीन हज़रात, ये थे प्रोफेसर यासर ज़ीशान मुग़ल साहब और इस्लामिया कॉलेज से सरकार बस्ता है, और साहब ने आज उर्दू लैंग्वेज के बारे में बहुत सी अहम चीज़ों से हमें आगाह किया। और साहब ने कहा कि उस कौम की तरक्की का इस चीज़ पे मुनहसर है कि अगर वो अपनी ज़बान को सीखे और उसको आम करे। तो मेरे जितने भी तालिब इल्म, जितने पेरेंट्स, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी उर्दू ज़बान को सीखिए, समझिए, जानिए। ये आपकी अपनी ज़बान है, इसको फ़रोग़ दीजिए। और सर ने अरबी की बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर आप अरबी भी देखिए तो उसमें भी उर्दू के बहुत से अल्फाज महफूज हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने स्टूडियो में आके में टाइम दिया, वक्त दिया। तो मैं था जी असद वकास ख़ान, आपका अपना होस्ट, और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, और इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने पेश करते रहेंगे, लाते रहेंगे। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।